बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज बात करेंगे सबसे पहले प्रोग्राम में कुछ मुल्की सूरत हाल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नवाज शरीफ इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का शिकार नज़र आती है, और जितनी मुश्किलात का वो शिकार नज़र आते हैं उतने ही बयानात उनकी तरफ से मंजर आम पर आए। मरीम नवाज साहिबा ने बात की, काफ़ी कुछ कहा, नवाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने कुछ वजाहतें दी। साथ ही इमरान खान साहब को, पीटीआई को, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जितनी भी चीज़ें की जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से सबको टारगेट किया, हर किसी को टारगेट किया। आज उन्होंने जो बात की, इसी के साथ साथ मरियम औरंगजेब साहिबा ने जब बात की तो उन्होंने भी काफ़ी टारगेट किया। शहबाज शरीफ के हवाले से भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू फरमाई। उसी के साथ साथ फिर उज़मा बुखारी साहिबा जो हैं उन्होंने भी मीडिया से बात की, उन्होंने भी काफ़ी कुछ जो है वो कहा हुकूमत के बारे में भी, और कुछ दलाइल भी दिए, कुछ कोशिश की बताने की कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब को जो एक वैक्सीनेशन लग गई है 22 सितंबर को, वो किस तरह से, वो भी उनको लग रहा है कि शायद पीटीआई की तरफ से ही इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई लफ्ज में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं बिकॉज सूट कर रहा है यहाँ पे, उनको लग रहा है शायद ये प्लांटेड कुछ है, हमने तो कुछ नहीं कर पाया। अब ये बड़ा मजे का सीन है ये जो आज नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये बड़ा मजे की एक सूरत हाल है। और किस तरह से वैक्सीनेटेड हो गए, कब पाकिस्तान आए, कब चले गए, किसने किया, पीएमएलएन ने किया, पीटीआई की तरफ से हुआ, नादरा ने इससे बिल्कुल अपनी जो जिम्मेदारी है उसको बरी जमा कर लिया है खुद को, और कहा है कि जो जो खास तौर पे जो महकमा सेहत पंजाब है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वहां पे ये हुआ है जी, वैक्सीनेटर नवीद अल्ताफ की तरफ से ये एंट्री की गई थी। इस हवाले से बात करने के लिए पीटीआई की आज रहनुमाई करेंगे जनाब नदीम कुरैशी साहब, और आज हमारे साथ मौजूद भी हैं, मुझे बताया जा रहा है कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। नदीम कुरैशी भाई, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई बहुत शुक्रिया, आज आपने ज्वाइन किया, काफी अरसे के बाद आज आपसे बात हो रही है, अच्छा लग रहा है मुझे। आपके साथ साथ मुझे वेलकम करना है ख्वाजा तारिक नजीर साहब को भी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमाई करेंगे। बहुत शुक्रिया नजीर भाई आपका भी। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। पहले मैं जरा नदीम कुरैशी भाई आपसे आगाज कर लूं, फिर बड़ी डिटेल में मुझे ख्वाजा साहब से भी कुछ बातें डिस्कस करनी है। ये नवाज शरीफ साहब की वैक्सीनेशन के ऊपर पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कौम बड़ी परेशान है, हैरान कुन इस वक्त एक सूरत हाल आज जो पैदा हुई कि उनकी वैक्सीनेशन भी हो गई, अगली डेट भी मिल गई, वो आए भी, वो चले भी गए, या आपने पता नहीं उनको गायबाना तरीके से बुलाया, भेज दिया, कैसे वैक्सीनेटेड करवा दिया। सर, इसमें पीटीआई कितनी इन्वॉल्व है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बात यह हुजूर वाला, ये सारी चीजें हमारे इस सिस्टम की के कोलैप्स होने की, हमारे सिस्टम के डीएनए के करप्ट होने की, और जिन लोगों ने 30, 40, 50 साल मेहनत करके इस पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने में रोल प्ले किया, ये उनकी कलई खोलता है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में। ठीक है। हम इस पे इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है। हमने देखना ही है कि नवाज शरीफ साहब का आईडी कार्ड किस तरह से, ये आईडी कार्ड प्योरली 11 दिसंबर 2019 देखे ना जी, प्योरली एक जाती कस्टडी की एक का डॉक्यूमेंट है, इंतहाई पर्सनल डॉक्यूमेंट है। पासपोर्ट, आईडी कार्ड, चेक बुक्स, अगर ये इस तरह से कोई भी शख्स किसी का भी आईडी कार्ड यूज करके और वो कोई भी मफाद हासिल कर सकता है, तो फिर ये जो लोग अपने आईडी कार्ड की हिफाजत नहीं कर सकते, उन्होंने इस मुल्क की, इस निजाम की, इस 22 करोड़ लोगों की हिफाजत क्या करनी थी। हम तो उस शख्स तक पहुंच जाएंगे जिसने ये सारा ये एंट्री की। ठीक है। ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत छोटे पैमाने पर जो ग्रेड 4 के, ग्रेड 6 के, 8 के बच्चे जो हैं, बच्चियां, वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जाहिर है वो वही होते हैं। तो वहां किसी भी शख्स को मैनेज किया जा सकता है। देखना यह है कि इनका पर्सनल डॉक्यूमेंट, इंतहाई सीक्रेट डॉक्यूमेंट, इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो कैसे इनके घर से निकला और एक शख्स के हाथ में पहुंच गया। बस सवाल मैंने ये करना है, मुझे आप इसका जवाब दे, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, ये बल्कि मुझसे आप क्या जवाब मांग रहे हैं, मैंने उनके लिए बुलाया हुआ है रहनुमा नून लीग को, वो बात करेंगे इस हवाले से। मैं उनसे पूछ लेता हूँ, बल्कि इस टॉपिक को पहले कवर कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। जी ख्वाजा तारिक भाई।
जी जी। सर जरा बताइएगा, अभी आपने गुफ्तगू भी सुनी सर की, वो ये कह रहे हैं कि ये तो नून लीग बताएगी कि किस तरह हुआ, कैसे हुआ, डॉक्यूमेंट कैसे इस्तेमाल हो गया, कैसे एंट्री हो गई। नून लीग का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? मैं तो सिर्फ इतना ही अर्ज कर सकता हूँ कि इस मासूमियत पर, हाँ। इस भोलपन पर कौन ना मर जाए है खुदा। अच्छा। गुजारिश ये है कि जिसे ये कह रहे हैं कि पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं, हाँ। इनसे ये पूछ लीजिए हाँ। कि क्या शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और इस तरह की जो चीजें हैं, हाँ। ये किसी और के पास नहीं होती क्या? इदारों के पास, नादरा के पास नहीं होता क्या? ठीक है, आपको लग रहा है प्लांटेड है? मुझे नहीं पता, ये तो अब यही नहीं, बताएंगे। आपकी कोई जाती राय है ना, उसमें बुखारी साहबा ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। आपको क्या लग रहा है, आपके खिलाफ ही पूरी कार्रवाई की जा रही है? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हाँ। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये हमारी सिस्टम, ये निजाम, हाँ। उसकी खराबी, ठीक उसकी है। कमजोरी को ही निशानदेही करती है। ठीक है। और अगर आप हुकूमत में हैं तो ये आपका फर्ज बनता है, ठीक है। जिम्मेदारी अब आपकी मुझे है। बात बताएं, अगर ऐसा हुआ भी होता, लेट सपोज, मैं आप दोनों से सवाल करूंगा। पहले आप मुझे ये बताइएगा ख्वाजा साहब कि अगर ऐसा हुआ है या आपने खुद करवाया या चलिए हुकूमत ने कर लिया, इसका फायदा या नुकसान क्या हो रहा था वैसे? इसका नुकसान ये हो रहा है कि आपका जो निजाम है, आपकी जो हुकूमत है, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर सवालात उठते हैं। ठीक है। और अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जो है, आपके इदारों पर जो है लोग, ठीक है, एतबार जो है, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो सफर करती है। ये बुनियादी नुकसान है। ठीक है। तो ये तो पीएमएलएन चाहती है, पीएमएलएन तो चाहती है कि ये हो, हुकूमत के बहैसियत रियासत के आपको नुकसान है इस बात मैं वही तो कह रहा हूँ, पीएमएलएन तो चाहती है कि ऐसा हो, तो हो सकता है आपकी तरफ से हुआ। फिर नहीं, देखिए, क्रेडिबिलिटी उनकी खराब हो रही है, इसमें मुल्क की भी तो बदनामी है ना सरकार, ये भी तो सोचिए ना। अच्छा सर, मुल्क की बदनामी तो जब न्यूजीलैंड के हवाले से हुई थी तब भी मरियम साहिबा ने कुछ ऐसा कह दिया था कि मुल्क की बदनामी तो तब भी थी जब न्यूजीलैंड की टीम वापस गई। उसमें मुझे आप ये बताइए, उसमें भी बात, टारगेट तो आप इमरान खान साहब को कर रहे थे, लेकिन बात तो मुल्क की बदनामी पे आ गई। नहीं, उससे मुल्क की क्या बदनामी हुई? क्या ये हकीकत नहीं है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ने उनको गारंटी दी है और आपकी बात को उन्होंने किसी खातिर में नहीं लाए? इससे ज्यादा और क्या, मतलब जग हरसाई कह लें या मतलब डिसक्रेडिबिलिटी आपकी जो है। ठीक है, चले मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। मुझे नदीम भाई बताइएगा, इससे फायदा नुकसान किसको क्या पहुंच रहा है? चाहे आपने किया, चाहे उनकी तरफ से हुआ, चाहे किसी ने भी किया, इसका प्रॉफिट या लॉस किसको हो रहा है? देखिए मलिक साहब, मैंने जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन का खान साहब ने जवाब नहीं दिया। अच्छा, क्या सवाल था, दोबारा जरा बताएं। मैंने अर्ज ये की थी कि ये भी इन्वेस्टिगेट करें, ये बताएं। ये भी करें, हम भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि इनका पर्सनल आईडी कार्ड किस तरह से किसी शख्स के हाथ में पहुंचा। अच्छा, आप सोचे वो बताया तो है उन्होंने, वो कह रहे हैं वो तो नादरा के पास है, वो तो कोई भी इशू करवा सकता है हुकूमत चाहे तो। असल में कतन ऐसा नहीं है, कतन ऐसा नहीं है, कतन ऐसा नहीं है कि हुकूमत इसी इंतजार में बैठी है कि आईडी कार्ड इशू करवा के और वो इनको वैक्सीनेशन करवाए। गवर्नमेंट के का अगर बस हो, गवर्नमेंट के पास अगर कानून गवर्नमेंट को इजाजत देता हो, आईने पाकिस्तान इजाजत देता हो, तो हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो अदालत के लिए अलील होने की बाइस बैरून मुल्क गए इलाज के लिए, और वहां वो बैठ के बातिल शिकन खिताब फरमा रहे हैं, तंजीम साजी कर रहे हैं अपनी जमात की। एक तो इनकी जमात के कुछ लोगों ने इस वर्ड को इतना मशकूक कर दिया, अब हम संजीदगी से भी तंजीम साजी कहते हैं तो लोग समझते हैं शायद हम तंज कर रहे हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, हमारी हुकूमत अगर इस पोजीशन में हो तो उनको पाकिस्तान लाए, उनको यहाँ आराम से इस माहौल में, आजकल लाहौर का मौसम भी लंदन की तरह बड़ा रोमांटिक और बड़ा ठंडा है, तो उनसे कोई मौसम एंजॉय करवाया जाए। हमें क्या तकलीफ है, हमें क्या खुशी है, हमें क्या दर्द है, हमें क्या अवार्ड मिलेगा इस बात से कि हम नवाज शरीफ साहब को वैक्सीनेशन करवा दे? वो तो इस कोविड को मानते ही नहीं है, वो तो बड़ा वहां एंजॉय कर रहे हैं। किसी को कोई फायदा नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं है, बस एक चीज हो गई। अब ये मेरे ख्याल में पता चलेगा, आप बल्कि नदीम भाई आप ही बताइएगा ना अगले किसी प्रोग्राम में, क्योंकि आपका ताल्लुक भी वहीं पंजाब से ही है और मेरे ख्याल में आप डायरेक्टली डील भी कर रहे होंगे इसको महकमा सेहत के साथ। तो जरा इसको बताइएगा, फिर जब तहकीकात हो जाए तो पता चलेगा अंदर से क्या सिलसिला निकला। अभी हमें ज्वाइन किया है वकास अबरेज खान साहब ने, बैरिस्टर साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त दिया। सर आज बात हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम नींद खासतौर पे जो है वो नून लीग के हवाले से, और आपके हवाले से जो मैं बात आज करना चाह रहा था, आपको बुलाने का मकसद जो है मौजूद मेहमानों के साथ, वो है ये जो केसेस दोबारा से एवन फील्ड के हवाले से सिलसिला शुरू हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी के हवाले से डिस्कशन चल रही है, तो जरा सर इसके ऊपर बताइएगा कि अभी करंट सिनेरियो क्या है और कितना लॉस हो सकता है PMLN को। देखिए, आपको याद होगा कि आज से 2 महीने कबल जो है नवाज शरीफ साहब की जब अपीलों के ऊपर सुनवाई थी, तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो थी ये तमाम मामला उस वक्त बाइंड अप कर दिया था अनटिल अनलेस के नवाज शरीफ साहब जब तक वतन वापस नहीं आएंगे, और एक ओपन फील्ड दे दी गई थी कि आप जब वापस आएंगे आप आके यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करेंगे और उसके बाद आपके केसेस जो है दोबारा से हियरिंग के लिए सेट कर दिए जाएंगे। जो गुज़िश्ता रोज की कार्रवाई थी उस हवाले से मैं जरूर कहूंगा कि वहाँ पे ये एक तो ये कि एब्सकॉन्डर तो पहले डिक्लेयर कर दिया गया, अब उनकी जो मनकूला गैर मनकूला प्रॉपर्टी थी उनकी अटैचमेंट की बात की गई है, तो उसको अटैच कर दिया जाए, 87, 88 और 89 की कार्रवाई की जाए। आपने देखा इससे पहले इसहाकडार के केस के अंदर भी यही कार्रवाई नजर आई, फिर उनके घर को उन्होंने एक NGO एक रफाई अदारे की सूरत में बदल दिया, और इसी तरह की जो कार्रवाई को एक्सपेक्ट की जा रही है। लेकिन मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास कोई इस तरह का MOU या एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी नहीं है UK के साथ कि जिसकी बेसिस पे हम उनको रिक्वेस्ट करके नवाज शरीफ साहब को वापस बुला सकते हैं। अल्ताफ हुसैन वहाँ पे हैं, इससे पहले इसहाक डार और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी, इसको आपको लग रहा है कि प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा? देखिए, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ये अदालतों की स्वाबदीदी पावर है, जो हमारे सेक्शन 87, 80 और 89 की जो कार्रवाई है ज़ाब्ता फौजदारी की, उसमें अदालतों को मुकम्मल तौर पे एम्पावर्ड कर दिया गया है। अगर वो समझते हैं कि प्रॉपर्टी सेल हो के जुर्माने की रकम की अदायगी हो सकती है, then they will be left at liberty to do this। अदालतों के पास मुकम्मल इख्तियार है, या उस प्रॉपर्टी को अटैच करके उसके ऊपर रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाए, अदालतों के पास ये भी ऑप्शन मौजूद है। लेकिन मैं अगर आपको इसमें एक बारीकी की बात बताऊं कि चूंकि अरशद मलिक साहब ने 2 केसेस को डिसाइड किया था, एक अल अजीजिया को डिसाइड किया था, एक फ्लैगशिप, एक में 7 साल सजा दी थी, एक में 22 बरी कर दिया था। अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते हैं, अब कोर्ट्स के सामने सरेंडर करते हैं, अपने केस एक्टिवली परस्यू करते हैं, तो शायद इस सिस्टम के अंदर अदालतों के अंदर उनको कुछ रिलीफ मिल सकता है, रिलीफ मिल जाए। लेकिन चूंकि वो एक जी ठीक हो गया। अब ये जरा बताइएगा ख्वाजा साहब, ये नवाज शरीफ साहब के हवाले से अब जो दोबारा से कार्रवाई का आगाज हुआ है, प्रॉपर्टी जो है वो शायद अब उनके हाथ से जाती हुई नजर आ रही है, तो PMLN का इस हवाले से क्या मौकफ है, क्या प्लानिंग है सर? देखिए, ये पहली दफा तो नहीं है कि उनकी प्रॉपर्टी जो है इस तरह ऑक्शन होने जा रही है। ठीक है, मुशर्रफ साहब के दौर में भी ये काम हो चुका हुआ, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, वो रिवर्ट बैक हो गई। ठीक है, तो ये तो मतलब वो कहते हैं ना कि इस तरह का सीरियस नहीं है, अभी गया वापस मिल जाएगा, होता है इस तरह के कामों में। अच्छा, तो बहरहाल ये वक्त भी मतलब ये वक्त भी गुजर जाएगा। ठीक है, इनको करने के। आपको क्या लग रहा है, आपको इमरान खान साहब NRO देने वाले हैं मुशर्रफ साहब की तरह? जी, आपको लग रहा है कि NRO मिलने वाला है आपको फ्यूचर में इमरान खान साहब की तरफ से? उनके पास इख्तियार है, उनके पास तो इस्लामाबाद तक के इख्तियार नहीं है, तो वो हमें या किसी को क्या NRO दे? वो तो शुगर माफिया, आटा माफिया, LNG माफिया, पेट्रोल माफिया, उनको दे सकते हैं NRO। ठीक है जी, नदीम भाई सर क्या कहेंगे, इनके केसेस के ऊपर दोबारा से ओपन हो गए हैं, ये तो कह रहे हैं पुरुमीद है, कोई बात नहीं, आज अगर चली जाएगी तो कल को वापस मिल जाएगी, माजी में भी ऐसा हो चुका है। देखें जी, इनका एक्सपीरियंस होगा ये, और हम तो खुद नहीं चाहते कि किसी भी शख्स के खिलाफ अबव द लॉ, अबव द आइन कोई काम हो। ठीक है, पाकिस्तान में इदारे आजाद हैं, और नवाज शरीफ साहब हो या कोई भी शख्स हो, वो कानून से बालातर नहीं है। ठीक है, ये सारा पनामा वाला मामला और इससे पहले के जितने भी केसेस थे, इसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में तो कोई एक केस भी शुरू नहीं हुआ। ये सारे उनकी अपनी दौरे हुकूमत में शुरू हुए। कोई शख्स नहीं जानता कि पनामा स्कैम में सिर्फ नवाज शरीफ साहब अकेले तो नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, और बहुत सारी दुनिया में बड़े इनकलाब आए इस हवाले से, कोई गवर्नमेंट्स खत्म हुई, नवाज शरीफ साहब को भी सजा हुई कोर्ट से। अब अगर एक कोर्ट्स ये चाहते हैं कि उस सजा पर अमल दरामद हो, तो जाहिर है कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। मैं समझता हूँ
पाकिस्तान की आवाम जब मियां नवाज शरीफ साहब को अपने तंजीमी इजलास की सदारत करते देखती है, उनको वीडियो लिंक्स पर खिताब करते देखती है, वो तवक्को रखती है उनसे कि जो शख्स 3 बार पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा हो, जिस शख्स का क्या इतना एक तवील सियासी सफर हो और जो कहता हो कि जी मैं अब नजरियाती हूँ, मैं वोट को इज्जत दो वाले बयाने पर बड़ा स्ट्रिक्ट खड़ा हुआ हूँ, अच्छा, तो कौम तवक्को रखती है कि वो पाकिस्तान में आए, अदालतों का सामना करें। ये सबसे मुनासिब वे है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स बेगुनाह हो और उसके साथ ज्यादती हो जाए। ठीक है। तो मैं तो आम एक पाकिस्तानी की सोच को आप तक पहुंचा रहा हूँ कि आम पाकिस्तानी भी यही समझता है। जहां तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात है, वो मुंतकबुल मिजाज नहीं है। उन्होंने बारहा कहा कि मेरा नवाज शरीफ साहब समेत किसी भी शख्स के साथ जाती कोई मेरा इख्तिलाफ नहीं है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, वो एक नेचुरल चीज है, लेकिन कोई जाती रंजिश वाली बात नहीं है। पनामा केस था, उसमें उनका नाम आया और उन्होंने बड़ा मतलब एक बड़ा एक बड़ी, मैं इसको तारीख का एक सियातरीन बाब कहूंगा। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को असेंबली फ्लोर पर बताओ प्राइम मिनिस्टर, जो उसने बातें की वो बाद में झूठ साबित हुई। उन्होंने वो जराए बताए कि जी ये जराए थे मेरे, जिनसे मैंने ये प्रॉपर्टीज ली, और बाद में कतरी खत के अलावा कोई चीज सामने ना आ सकी। ये तारीख का एक बहुत बड़ा अलमिया है। वो मुझे नहीं अंदाजा आने वाले दिनों में क्या होगा, कोई शख्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ये अल्लाह के फैसले, अल्लाह के इख्तियार है कि क्या होना आने वाले कल में। लेकिन कुछ चीजें इंसान के माजी के साथ ऐसी जुड़ जाती हैं, ऐसी अटैच हो जाती हैं, जो कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। सर थोड़ा सा मेरे पास थोड़ा वक्त भी कम है, कुछ मिनट बाकी है। मैं एक कुछ मरियम साहबा के कुछ जुमले रिपीट कर रहा हूं, उस पर जरा आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे। जिस हुकूमत की बुनियाद ही धांधली पर हो, उस खास तौर पे उस हुकूमत से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक है जी। उसके बाद उनको लगता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जो आप इतना जो बजिद हैं, इतनी जो आप फोर्स कर रहे हैं सबको, वो इस वजह से है कि आप धांधली का एक नया तरीका तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत हर मामले में नाकाम हो चुकी है, ईवीएम पर इन्हिसार ना करे तो क्या करे? ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से जरा जाते जाते कुछ बता दीजिएगा कि इतना आपको टारगेट किया जा रहा है। फिर एक इसमें और डेवलपमेंट ये हुई है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी नून लीग को मना किया है कि आपकी जो पार्लियामानी कमेटी बनी है इस हवाले से, जो अपोजिशन और हुकूमत की, उसमें अगर आप जाएंगे तो मैं आपसे भी नाराज, वो अलग नाराज होकर बैठ गए। तो अभी क्या करने वाली है सर? पीएमएलएन तो बड़ा सीरियस ले रही है इसको, बल्कि तमाम अपोजिशन सीरियस ले रही है। ही वो भाई पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, जिसने 85 के बाद जितने इंतखाबात हुए और जिसमें पीएमएलएन को शिकस्त हुई, उन्होंने उसके नताइज को ना सिर्फ तस्लीम करने से इनकार किया, ठीक है, बल्कि जीतने वाली पार्टी को सिक्योरिटी रिस्क का, बेनजीर भुट्टो साहबा की कैरेक्टर असैसिनेशन से लेके और उन पर इल्जामात इंडियन और यहूदी और कौन कौन के एजेंट्स होने के, वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। शौकत अजीज साहब हो, यहाँ मीर जफरुल्लाह खान जमाली हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आया अदर देन पीएमएलएन, इन्होंने ना नताइज को तस्लीम किया और फिर एक ऐसा एक बयानिया जो इनकी पॉलिटिक्स के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता, इनकी पीएमएलएन की पॉलिटिक्स से बिल्कुल मुतसादिम है। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। अच्छा। उस बयानियों को लेके इन्होंने मूव किया। अच्छा। अब जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक ऐसे इंतखाबी निजाम की तरफ बढ़ना चाहती है जो सबके लिए काबिल कबूल हो, 100% एक्यूरेसी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि एररलेस किसी हद तक उस पे चीजें सब लोग उस पे इकट्ठे हो जाए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, फ्लोर ऑफ द हाउस भी, और स्पीकर नेशनल असेंबली ने और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बारहा तमाम अपोजिशन को दावत दी, बाकायदा उस ईवीएम सिस्टम की डेमोन्स्ट्रेशन हुई। आज आपका प्रोग्राम जो ऑन ईयर है, दुनिया आपको मुझे देख रही है, सुन रही है, तो ये सारा डिजिटलाइजेशन का दौर है। हम हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है अब इतने बड़े लेवल पे हम मैनुअल, दुनिया पेपरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। ये चूंकि इनको पता है इस बात का कि इमरान खान वो पहला कप्तान था पाकिस्तान का कि जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर मुतारिफ करवाए। इनको अंदाजा है कि इमरान खान का ये स्टेप, जो इन्होंने लाखों वोट एंटर किए हुए हैं धांधली के तरीके, धांधली के लिए, और जो कुछ इनका, चुके ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल साइंस के वो अजीम साइंसदान है कि जो हमेशा जब भी इन्होंने कोई गेम किया इन्होंने अपना बेनिफिट लिया है। अच्छा। जहां इनको लॉस हुआ है, इन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बख्शा, ना पाकिस्तान की अफवाज को बख्शा, ना पाकिस्तान के सिस्टम को बख्शा। इन्होंने हर शख्स को पर्सनल भी और एज ए इंस्टीट्यूट भी टारगेट किया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं समझता हूँ मरियम साहबा टेक ओवर करना चाहती थी पीएमएलएन में। अच्छा, वो शहबाज शरीफ वापस आ गए। ऐसा हो गया है कुछ जी? शहबाज शरीफ साहब की वापसी हो गई है। हाँ, वो टेक ओवर करना चाहती थी। अब शहबाज शरीफ साहब की वापसी हो गई है, उनको हर्डल है, तो वो अपने आप को लाइफ में रखने के लिए पोलिटिकली
ये भी वैसे एक बड़ा मुअम्मा है, देखते हैं फ्यूचर में इसका क्या होता है। जी ख्वाजा साहब, क्या कहेंगे इस हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर इतना क्यों टारगेट किया जा रहा है हुकूमत को सर, ऐसा भी क्या हो गया? देखिए, गुजारिश ये है कि 2018 का इलेक्शन अगर आप रिकॉल करें तो प्री पोल रिगिंग, पोलिंग डे रिगिंग, ठीक है, और आफ्टर पोल रिगिंग, ये अभी हमारी जो याददाश्त है ना, उससे ये महव नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है। इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ, आरटीएस सिस्टम बैठ गया। ठीक है। पोलिंग टाइम के बाद 5 बजे के बाद पोलिंग स्टेशन से उम्मीदवारों के जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको रूम से, पोलिंग बूथ से सबसे निकाल दिया, पोलिंग स्टेशन से निकाल दिया, मीडिया को निकाल तो दिया। बेहतर है ना सर, ये नया निजाम आ जाएगा तो शायद शिकायतें दूर हो जाएंगी आपकी भी, ऐसा नहीं लगता आपको? मेरी अर्ज तो सुन लीजिए ना। जब आप ये काम कर सकते हैं कि आप पोलिंग एजेंट्स को निकाल कर गिनती कर सकते हैं, तो ईवीएम तो और भी आसान काम है। तो सर ईवीएम में आपके भी तो कुछ नुमाइंदे बैठेंगे, इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार है, पूरा सिलसिला होगा। नुमाइंदों को ही निकाल दिया जिनके सामने कानूनन आपको गिनती करनी चाहिए। ठीक है, ये तो तारीख का हिस्सा है ना। अच्छा, आगे चलिए। देखिए, इसमें स्टेक होल्डर्स कौन है? आप पार्टीज हैं मेरे ख्याल में। नहीं, एक तो हुकूमत है, ठीक है, और एक ऑपोजिशन पार्टी है। ठीक है। ठीक, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वैसे आवाम है, जिसको अच्छे इलेक्शन चाहिए। जो आवाम की नुमाइंदगी कौन करता है? उनके मुंतखब नुमाइंदे, चाहे तो उनका जो नुमाइंदगी होती है वही रिजल्ट आना चाहिए ना जी, उनका ताल्लुक हुकूमत से हो या ऑपोजिशन से हो, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब ये दो स्टेक होल्डर्स जो आवाम की नुमाइंदगी करते हैं, जब किसी चीज पर इत्तेफाक करेंगे तभी वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। या कि आप आर्बिट्रेरली एक तरफा तौर पे ये कानून लागू कर सकते हैं या ये कदम उठा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ तीसरा जो स्टेक होल्डर है जिसको कि हम मतलब भूल जाते हैं, वो ये है कि एक आईनी इदारा है जी, जिसका कि काम ही सिर्फ ये है, इलेक्शन कमीशन, कि वो मुल्क में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है मुनाफिद कराए। आपके और मेरे इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट को 37 एतराजात ईवीएम के हवाले। सर, हुकूमत को ये लगता है कि वो इलेक्शन कमीशन का बयानिया और अपोजिशन का एक ही है, उनको तो ये लग रहा है। उनको तो हर वो बंदा जो है उसके पीछे तो कहानी और है ना, क्योंकि फॉरेन फंडिंग और दूसरे मामलात में जो है फैसला आने वाला है, तो उनको उस चीज को रोकने के लिए इनको मुतनाज़ा बना रहे हैं जानबूझ के। जबकि अच्छा, शेख रशीद साहब का एक खत जो है ऑन रिकॉर्ड है जिसमें मौजूदा चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में उन्होंने आसमान से कलामे मिलाए थे, इनकी तारीफ में, इनकी इंटेग्रिटी में, उनके काम करने के स्टाइल में। आज वो बुरे यूं लग रहे हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट माइंडेड इलेक्शन कमिश्नर है। देखिए, इसका हल सिर्फ यही है कि जब तक आप इलेक्शन कमीशन को ठीक है, बिल्कुल आजाद, खुद मुख्तार एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली नहीं करेंगे, ठीक है, उनके लिए भी कोई भी इलेक्शन आजादाना, ठीक होगा, शफाफ, इलेक्शन कराना मुमकिन। एट द एंड ऑफ द डे ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है उनके कोर्ट में बॉल जाएगी। मैं बैरिस्टर साहब आपसे जाते जाते मेरा एक लास्ट सवाल होगा, प्लीज जरा बताइएगा, ये जो अब केसेस का आगाज हो चुका है, इसमें पीटीआई किस हद तक अपना मजीद रोल प्ले कर सकती है? और अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते, फ्यूचर में भी वापस नहीं आते, तो पीएमएन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है लॉ के हवाले से, कानूनी पहलू? बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर साहब, अच्छा बैरिस्टर साहब जा चुके हैं। चले नाज़रीन, अभी मुझे ब्रेक लेना है यहाँ पे नाज़रीन, और ब्रेक से वापस आने के बाद हम मजीद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मेरे मौजूद मेहमानों को बहुत शुक्रिया जिन्होंने वक्त दिया
और कानूनी पहलू भी हमने जाना, कोशिश की कि इसको समझें। अब ये खैर इशू का आगाज हो चुका है तो डेफिनेटली इसमें डेवलपमेंट होगी, इसमें बात करते रहेंगे। अगले मौजू पे बात करेंगे, ब्रेक है, और बात करेंगे भारत के हवाले से। भारत ने फिर किस तरह से अपना जो अपने नापाक अज़ाइम और खासतौर पर अपना घिनौना चेहरा जो है किस तरह दिखाया है, किस तरह अपने आप को फिर शर्मसार किया है, कैसे छुप कर वार किया है, आपको बताते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं। अब जिस मौजू पे बात होने वाली है वो है फिर उसी बुज़दिल, उसी क्या कहना चाहिए, चालाक लेकिन एक नासमझ हमारा दुश्मन, जो खुद को बड़ा समझदार समझता है लेकिन पकड़ा जाता है, मासूम है बहुत, पकड़ा जाता है, बार बार पकड़ा जाता है, जितनी कोशिश करता है लेकिन फिर कहीं ना कहीं से शामत आ जाती है। इसी के साथ साथ मोदी साहब के हवाले से बात करेंगे। मोदी साहब भी जो है वो इस वक्त बड़ी इस वक्त सीरियस सिचुएशन का शिकार हैं, उनके ऊपर भी इस वक्त इंडिया में बात की जा रही है। ये दो मौजू हैं जो इस आधे घंटे में हम कवर करेंगे। इस वक्त जो आज की अपडेट है वो है कि जी भारत के एक न्यूज चैनल ने एक डैनियल नाम के रॉ के साबका एजेंट का इंटरव्यू किया। रॉ का जो एजेंट डैनियल है वो पाकिस्तान आ चुका है, पाकिस्तान में जासूसी कर चुका और फिर पकड़ा भी गया। 4 साल पाकिस्तान में रहने के बाद वापस गया। उससे कमिटमेंट ये की गई थी, अभी स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो भी नजर आएगी वो बात करते हुए। उससे कमिटमेंट ये की गई कि आप अगर पाकिस्तान में धमाका करेंगे जाके, रॉ की तरफ से कमिटमेंट की गई, तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा उस वक्त। लेकिन जब वो 4 साल के बाद जलीलो ख्वार होकर अभिनंदन की तरह, अभिनंदन तो फिर एक दिन में हमने छोड़ दिया था, लेकिन ये बेचारे 4 साल रहे यहां पे, उसके बाद जब वापस गए तो सिर्फ 15,000 रुपए मिले। एक तो कमिटमेंट भी टूट गई, ऊपर से पाकिस्तान आने का जो शौक था वो भी खत्म हो गया। लेकिन उसके बावजूद, जेलों में रहने के बावजूद पाकिस्तान की तारीफ की और कहा कि पाकिस्तानी अच्छे हैं, वहां के लोग अच्छे हैं। ये हमारा दुश्मन कह रहा है हमसे, जो न्यूट्रल दुश्मन जिसे हम कहेंगे, एक आम शहरी, वहां का जो रॉ का एजेंट जिसे हम कह रहे हैं, गो के हुकूमती पहलू के ऊपर शायद तज्जिया मुख्तलिफ होगा। और साथ ये भी कहा कि सिर्फ ये जो एजेंट्स भेजे जाते हैं ये भारत की तरफ से भेजे जाते हैं, पाकिस्तान कोई एजेंट्स नहीं भेजता। फिर रिपोर्टर ने पूछा क्या अब भी भारत भेजता है? उसने कहा अब भी भेजता है, क्योंकि मेरा एक दोस्त राजू जो है वो इस वक्त भी पाकिस्तान की जेलों में मौजूद है। तो ये वो अपडेट है। इस हवाले से आप देखेंगे अभी स्क्रीन के ऊपर, शायद आपने देखी भी हो ये वीडियो जिस हवाले से मैं बात कर रहा हूं। इस वक्त आज हमने स्टूडियोज में मदु किया है जनाब कर्नल रिटायर्ड जाफिर जमील साहब को। और कर्नल साहब पहले भी एक दफा 6 सितंबर की ट्रांसमिशन में हमारे साथ आ चुके हैं। बड़ा खूबसूरत इन्होंने तज्जिया किया, 3 जंगों में गाजी रह चुके हैं, बहुत एक हिस्ट्री जानते हैं पाकिस्तान के हवाले से। 65 की वॉर हो, चाहे 71 की, चाहे कारगिल, जिस हवाले से भी आप बात करें, तो आज मुझे लग रहा है कि बड़ा एक अच्छा लगेगा इनसे बात करके और जान के कि जो इंटेलिजेंस के नेटवर्क्स हैं, जो सिलसिला है, जो भारत के एजेंट्स आते रहते हैं, ये कैसे होता है, क्यों होता है और क्या सिलसिला रहता है। इसके साथ मजीद मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, फवाद सिद्दीकी साहब, उनकी तरफ बाद में बढ़ेंगे। पहले कर्नल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने फिर वक्त दिया। प्लीज मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये अभी आपने भी शायद एक वीडियो देखी होगी भारत के एजेंट्स के हवाले से। इस वक्त जो है कुलभूषण यादव के ऊपर आपको पता है पाकिस्तान ऑलरेडी केस लड़ रहा है, वो पकड़ा गया। अभिनंदन का केस थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इस तरह के एजेंट्स पहले भी पकड़े गए हैं। पाकिस्तान बार बार पकड़कर वापस भेजता रहा या उस पर बात करता रहा। कुछ हमने वापस किए, कुछ पे भी केसेस चल रहे हैं, कुछ अभी भी हमारी जेलों में मौजूद हैं। ये इंडिया क्यों बाज नहीं आता सर? इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? ये क्यों इनको इतनी जासूसी का शौक है रॉ को? जी सर। दरअसल इंडिया ने हमारे वजूद को अपने दिल से तस्लीम नहीं किया। अगर आप क़याम पाकिस्तान से पाकिस्तान की तारीख का मुताला करें तो शुरू से लेके जो है उन्होंने जो हमारा शेयर बनता था, जो हमारी
चीज़ों का, अफवाज का और उसके सामान का, और उसके लिए उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद और भी तरीके से हमारे दरियाओं पे जो है वो उन्होंने अपने बंद बांध के जो है हमें बिल्कुल खुश्क साली में मुब्तला करने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त 5th जनरेशन एंड हाइब्रिड वॉर के अंदर है। वेरी ट्रू सर। अब 5th अभी सिलसिला ये है कि इस लड़ाई के अंदर जो है वो क्योंकि दुश्मन जो है वो उसने देख लिया, 65 की लड़ाई में भी देख लिया, रन ऑफ कच्छ में भी देख लिया, उसके अलावा ऑपरेशन ग्रैंड सलैम में भी देख लिया। तो अब उसकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से हम हाइब्रिड और 5th जनरेशन वॉर करके जो है पाकिस्तान को, उसके वजूद को ख़त्म करें। वेरी ट्रू। अब मैं इत्तेफाक है कि मेरी पोस्टिंग सियालकोट पे थी, काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट में मैं था, तो वहाँ पे जम्मू में हिंदुस्तान की अफवाज का एक बड़ा ज़बरदस्त इंटेलिजेंस नेटवर्क है। रॉ का एग्जैक्टली रॉ जो है, और रॉ का है, और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से ट्रेन करके जो है वो जासूस भेजते हैं। तो ज़्यादातर जो है वो पहले तो जासूस जो है वो आया करते थे वाया कश्मीर। अब चूंकि वो हिंदुस्तान जो अफगानिस्तान में जो उनकी हुकूमत अमेरिका और भारत की पसंदीदा पिट्ठू हुकूमत थी, तो वो वहां से अब आने लगे थे। ठीक है। ज्यादातर 90% अभी जो कुछ अरसे से अफगानिस्तान से वो वाया अफगानिस्तान आ रहे थे। बलूचिस्तान में ज्यादातर कयाम कर रहे हैं। यानी मैं आपको यानी वसूख से बता दूं कि पूरे 1200 किलोमीटर की बॉर्डर पे हिंदुस्तान ने तकरीबन 6 या 7 ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए हुए थे, और वो ट्रेनिंग सेंटर्स जो थे, नाम उसका होता था वेलफेयर। और वहां से वो वीजा या कोई और ऐसी चीज राहदारी नहीं देते थे। वो ये इस किस्म के जो घुसपैठिए जिसे कहते हैं, वो उनको ट्रेन करके वाया अफगानिस्तान वो भेजते थे। तो अब उसमें सिलसिला ये है कि ये जो अभी इसने इंटरव्यू दिया है ये हकीकत है। ये तो एक आदमी पकड़ा गया, लेकिन कलभूषण उनका नेवल ऑफिसर यानी ये लेवल ऑफ ए कमांडर, यानी कर्नल के बराबर का रैंक है उसका। फिर हमने ये एयरफोर्स के पायलट को भी पकड़ा और छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद इस किस्म के जैसे ये डैनियल है या राजू है, इस किस्म के कई ऐसे केसेस हैं जो कि अभी लाइमलाइट में नहीं आए, क्योंकि तो उसकी चीज ये होती है कि इंटेलिजेंस का तरीका ये होता है कि उसके लिए उसूल है कि इंफॉर्मेशन शुड बी डिसिपेटेड ऑन नीड टू नो बेसिस। ठीक है, यानी अगर आपको जरूरत है उसकी तो फिर उसको शेयर करें, वरना क्या जरूरत है। ठीक है। 20 हमारे अपने कई कैदी जो हैं 20-20 साल रहे वहां पे, और उनकी जो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की जेल है, तो वहां पे उन्होंने वो किया सिलसिला। तो अभी हम आप अगर इजाजत दें तो ये जो एक बर्निंग टॉपिक है कि जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, बिल्कुल उसकी बात कीजिए, वो भी इसी से कनेक्टेड है, ये वही सिलसिला चल रहा है सारा। उसके लिए भी जो है अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी और इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब ने हिस्सा लिया। उसमें पूरी तफसील से सारी बात बताई है कि असल में आप मुझसे ये पूछेंगे कि इंडिया क्यों चाहता था कि ये पाकिस्तान यहाँ ना आए। अच्छा, इसकी वजह मैं आपको बता दूं कि अभी हो रही है उनकी आईपीएल। ठीक है। और आईपीएल के अंदर तकरीबन 60 मिलियन रुपीस का इंडियन करेंसी का और इससे भी ज्यादा का जो इन्वेस्टमेंट है उन लोगों की। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब वो ये चाहते थे कि अगर फर्स्ट करो कि इंडिया न्यूजीलैंड पाकिस्तान या इंग्लैंड पाकिस्तान की हो गई तो उनकी जो नाजरीन है वो देखने वाले कम हो जाएंगे। और उसमें मतलब ये है कि उसके अंदर एक और जो सबसे बड़ी वजह है कि आईसीसी जो है वर्चुअली, मैं ये बिल्कुल मुसद्दका बात बताता हूं कि वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड में यरगमाल हुई भी है। उसकी वजह सारी उनकी है ना सर। उसकी वजह ये है कि आईसीसी को सबसे ज्यादा पैसा जो है इंडिया देता है, और यही तो वजह है कि इंडिया इतना ओपनली ग्राउंड पे आकर खेलने लग गया और वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। इंग्लैंड के इन्होंने सेल्फ स्टाइल्ड बिग 3 इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड
तो इन लोगों की भी मर्जी नहीं होती। अच्छा, अब इंग्लैंड का जहां तक ताल्लुक है, एक और बात मैं बताऊं, इंग्लैंड हमसे इसलिए नाराज हुआ कि अर्जेंटाइन ने उनके और दूसरे यूरोपियन मुल्कों के मुकाबले में हमारे जे ठंडा जहाज हमारे जहाज परचेज किए, उनके पेट में तकलीफ थी इस बात की। लेकिन यहां मैं एक बात यानी बिल्कुल ही न्यूट्रल तरीके से कहूंगा कि उनकी हुकूमत ने इस इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के इस स्टेप को नापसंद किया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने ये अच्छी चीज हुई है कम से कम। ये नहीं, उन्होंने कहा कि कैसे इंग्लिश बोर्ड कर सकता है। हाँ, ये उनके एम्बेसडर ने कहा, बोर्ड है, वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट बोर्ड है, वो कर सकता है। हाँ, उनके एम्बेसडर ने यहाँ पे हमारे बल्कि उनके तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा इमरान खान साहब को आज अप्रिशिएट किया है यूएन की समिट में। तो इसमें सर मैं वापस आता हूँ, फवाद सिद्दीकी साहब दिफाई तज्जियाकार हैं, रिटायर्ड मेजर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये आज अभी कर्नल जाफिर जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी गुफ्तगू फरमा रहे थे। मुझे सर बताइएगा कि ये आज जो एक इनका आपने शायद इंटरव्यू देखा होगा, ये जो एक एजेंट पकड़ा गया डैनियल के नाम से, वो पाकिस्तान में रहा पूरा, उसने तमाम तर जो इंडियन जो एक बैकग्राउंड के ऊपर पूरी एक स्टोरी चला रहा होता है रॉ, उसको बेनकाब किया। कुछ ईमेल्स का सिलसिला भी कल परसों रहा। तो सर ये इंडिया की इन हरकतों को किस तरह देखते हैं आप? बहुत शुक्रिया साहब। देखिए, हिंदुस्तान जो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वार्ज़े वजूद में आया था, आज तक ये हकीकत को वो बावर करा ही नहीं पाया, और जिसकी वजह से वो तमाम तर ओछे हथकंडे जो भी उसकी पहुंच में और दस्तरस में है वो इस्तेमाल करता रहता है। ठीक है। देखिए, ये तो एक इंटरव्यू आया और एक पंजाबी न्यूज नेटवर्क से उसको नशर किया गया, लेकिन इससे पहले हमारे पास उनका एक नेवल ऑफिसर मौजूद है जिसने कुलभूषण यादव, और जिसने तमाम तर जो तखरीबकारी की कार्रवाइयां जो बलूचिस्तान में और सिंध में और पूरे पाकिस्तान में जो भारत करा रहा है और कराता रहा है, उसके तो उसने सबूत जो है वो पहुंचाए हैं। और हमने पूरा डोजियर एक दफा नहीं 12 दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है वो भारत के खिलाफ सबूतों के साथ मुहैया किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए, भारत का इशू तो अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया है कि अफगानिस्तान में जो उसकी इन्वेस्टमेंट उसने की थी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ, वो तो बिल्कुल ही रह गई। और इसी वजह से उनका अपना जो मीडिया है, उनकी अपनी आवाम है, वो उनको जो है बहुत ज्यादा नफरत आमेज जो है जो सोशल मीडिया पे है रिमार्क्स वो आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो इंडिया के बारे में तो मैं इससे ज्यादा क्या कहूंगा कि जी वो तो एक अहमकों की जन्नत में रहने वाले लोग हैं जिनका महवर जो है वो नफरत का पाकिस्तान। ठीक हो गया। अच्छा सर, थोड़ा सा आप जिक्र कर लीजिएगा ये मोदी साहब के हवाले से। आपको पता है वो एक स्कैंडल में इस वक्त मुलविस हो चुके हैं। वहाँ पे मोदी सरकार, मोदी को बड़ा शौक है पाकिस्तान को बदनाम करने का, और खैर इससे पहले भी हुकूमतें नहीं, लेकिन मोदी कुछ ज़्यादा ही मुसलमानों के अगेंस्ट कुछ वहशियाना मेरे ख्याल में कुछ रवैया रहा है उनका। ये किस तरह देखते हैं आप, ये जो एक नया स्कैंडल इंडिया में आया है अपने ही दोस्त के साथ, और एक मनो टनों में जो है वो ड्रग्स बरामद हुई हैं? जी देखिए, इनको तो वैसे भी बुचर ऑफ गुजरात जो है उनके लकब से जाना जाता है। ठीक है। और ये वो हजरत हैं कि जो किसी जमाने में यूरोपियन कंट्रीज का बलखुसूस अमेरिका की टेरर लिस्ट में शामिल रहे हैं। और एक दफा इनका जो जाना था एज प्राइम, उसको खटाई में पड़ गया इसी वजह से। देखिए, इनका तो मैं जिस तरह पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, ये आरएसएस जो माइंडसेट है ये तो उसकी करता धरता है। अब आरएसएस माइंडसेट तो इसी माइंडसेट ने उनके अपने जो महात्मा गांधी हैं उनको कत्ल किया। बिल्कुल ऐसा ही। जो कि हिंदुत्वता जो अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया है कि जी ये जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है इसके अंदर जो हुकूमत करने का राइट है वो सिर्फ हिंदुओं के पास जी। और इसी जो पॉइंट है इसको लेकर ये आरएसएस
बैक हुकूमत जो मोदी सरकार की है वो लेकर चल रहे हैं। ठीक है। और उसको अमली जामा जो है वो बनाए जा रहे हैं और उसमें तो कोई लेकिन पता नहीं ये जलील होते जा रहे हैं। कर्नल साहब, आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से? मोदी साहब के जो करतूत हैं, जो कार्रवाई है पाकिस्तान के खिलाफ, खुद भी फंस गए वहां पे। मेजर साहब ने बिल्कुल सही बात कही। मैं इसमें मजीद इजाफा ये करूंगा जी प्लीज, कि इस वक्त जो हिंदुस्तान भारत की जो हुकूमत है वो हिंदुत्वा और आरएसएस की बिल्कुल ही, यानी जिसे कहना चाहिए उनकी पॉलिसी के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। और ये बिल्कुल वही चीज है जो हिटलर की जो पॉलिसी थी, जो जिसने कि दूसरी जंग अजीम में इतनी तबाही फैलाई। अब सिलसिला ये है कि ये पहली, इससे पहले भी इनकी हुकूमत रही है। अटल बिहारी वाजपेयी थे और दूसरे उनके लीडर थे, लेकिन वो न्यूट्रल थे। तो ये तो शख्स वैसे बदनाम थे गुजरात में, जिस तरह गुजरात का बाबरी मस्जिद के अंदर इसने जुल्म किए और मुसलमानों के अंदर जो है ये गुजरात के अंदर इतना कत्लेआम किया कि उनके जो नाले और दरियाएं जो हैं वो खून से रंगीन हो गए थे। तो ये और हालांकि इसके अंदर उनकी अपनी जो कई हुकूमतें हैं, 14 के करीब हिंदुस्तान में, जिस तरह यहाँ तो एक भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 14 के करीब उनकी मुख्तलिफ यानी कौमियतें और दूसरी यानी माइनॉरिटीज जो हैं वो इनके खिलाफ। अभी सर जरा ये बताएं कर्नल साहब, मेरे पास 2 से 3 मिनट है मैक्सिमम, मुझे 2 मिनट है बल्कि मैक्सिमम जो एंड करना है। पाकिस्तान अब क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए? कुलभूषण का केस ऑलरेडी हम लड़ रहे हैं, इस वक्त क्या करना चाहिए हमें? ईमेल्स हमारे पास हैं, इस तरह के इंटरव्यू सामने आ रहे हैं, किन प्लेटफॉर्म्स पे जाके हमें लड़ना चाहिए इंडिया? नहीं, इसका जो तरीका ये है, अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत अच्छा किया कि अपनी पूरी हमारी टीम को और रमीज राजा को बुला के उनको हौसला दिया। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे जिस तरीके से फवाद चौधरी ने और शेख रशीद ने कहा है, इसको लेना चाहिए। आईसीसी में कोई इनसे रिलीफ नहीं मिलेगा, ये मैं बता दूं आपको। आईसीसी तो जो है वो वर्चुअली जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के उसके अंदर ये रमाल बनाया हुआ है, क्योंकि उसको पैसे देते हैं। उसके अलावा एक और भी चीज है कि हम अपने जो क्रिकेट है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसको इतना ज्यादा यानी एक्सप्लोर करें और उसके अंदर मैचेस करवाएं इस तरीके के जिससे कि पैसे जनरेट हों। सच्ची बात यह है। और एक और मैं यहाँ पे आपके जो स्टार न्यूज से बात करना चाहता हूँ कि हमारा इस वक्त जो क्रिकेट बोर्ड है टॉप हैवी है। ठीक है, चेयरमैन है, सीईओ है और पता नहीं 10 किस्म के लोग हैं। मैं क्रिकेट जो है पाकिस्तान के पैशन में है। मैंने अब्दुल हफीज कारदार, फजल और इम्तियाज के भी मैचेस देखे हैं। जी जी बिल्कुल। उसकी वजह ये होती, उस वक्त ना कोई बॉलिंग कोच होता था, ना फील्डिंग कोच होता था, ना बैटिंग। आजकल वक्त की जरूरत बन चुकी है कर्नल साहब, वो तो हर तो ये चीजें जो है ना, तो इसके अंदर मतलब ये है कि हम खुद, जैसे शेख रशीद ने कहा है कि इतनी ज्यादा हमारी तगड़ी टीम हो, कि तगड़ी टीम हो और दुनिया को परफॉर्मेंस से दिखाए। बिल्कुल, परफॉर्मेंस के लिए जो है हमारे पास जी सर मेजर साहब, सर क्या कर सकता है पाकिस्तान? किन प्लेटफॉर्म्स पे जाके इंडिया के खिलाफ हम जंग कर सकते हैं लीगली? देखिए, ये तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त हमने एक प्रो एक्टिव पॉलिसी अपनानी है इंडिया के खिलाफ, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका महवर ही इंडिया की जो साजिश है उनको बेनकाब करना है। ठीक है। देखिए, कल हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो खिताब करने जा रहे हैं और मेरे ख्याल से कश्मीर जो है वो सेंट्रल उनका टॉपिक भी होगा। इससे पहले आपने देखा हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक डोजियर प्रिपेयर किया है, जिसको तमाम हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनकी एम्बेसीज को और उनके एम्बेसडर्स को जो है वो भेजा है। हमने एक अपना फॉरेन ऑफिस में एक और अच्छा काम कर रहे हैं कि हम लीगल फेयर के हिसाब से काम कर रहे हैं। कानूनी जो पेचीदगियां हैं उनके मुताबिक जो है वो वर्ल्ड कम्युनिटी को हम ये बावर करवा रहे हैं कि जी इस खित्ते में जो इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की जो मंबा है वो भारत है। देखिए, हम यूएन भी हमारे पास अच्छा ऑप्शन है, सही कहा आपने कल। बिल्कुल जी। तो वो हम एक बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हमें पॉलिसी की अशद जरूरत है, चाहे वो हमारा फॉरेन ऑफिस हो, चाहे वो हमारा। अब हम एब्सोल्युटली नॉट से पीछे नहीं हट सकते, हमें स्ट्रॉन्ग स्टांस देना है। सर आई एम वेरी सॉरी, मुझे हेडलाइंस की तरफ जाना है। कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया।
मेजर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इन मौज़ूआत के ऊपर मजीद बात होती रहेगी, मौजूद मेहमान इसी तरह हमें ज्वाइन करते रहेंगे, लेकिन भारत को ये पैगाम देना चाहेंगे कि जो कुछ भी आप कर लें, पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है और हमेशा कायम रहेगा। आपके करतूत इसी तरह, आमीन, बिल्कुल आपके सामने रहेंगे। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। आसिफ मलिक को दीजिए इजाजत। स्टार न्यूज के साथ रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। फी अमानिल्लाह।